नमस्कार, घड़ी में बजने वाले हैं 4 और मैं दीपाली नंदा आपके लिए लेकर आ गई हूं आवाज समाचार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। पालघर में बनेगा मुंबई का तीसरा एयरपोर्ट। अजीत पवार ने महाराष्ट्र के बजट में किया ऐलान। सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बड़ा मोटर वाहन टैक्स। मुंबई में 7 जगहों पर बनेंगे ग्रोथ सेंटर। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की हंगामेदार शुरुआत। विपक्ष ने हिंदी थोपने, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ का उठाया मुद्दा। सरकार ने चालू कारोबारी साल में 51,462 करोड़ अतिरिक्त खर्च करने की मांगी मंजूरी। मेरा ये सुझाव होगा कि अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा अवश्य पब्लिक एंटरप्राइज में डालें और मार्केट कितना भी डाउन जाए वो डिविडेंड इनकम आपकी कम नहीं हो। रिटेल निवेशकों से दीपक सचिव अरुणीश चावला की अपील, अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें सरकारी कंपनियां। बाजार गिरने के बावजूद मिलेगा 10% ज्यादा डिविडेंड, बोले। आईडीबीआई बैंक विनिवेश प्रक्रिया ट्रैक पर, 3 से 4 महीने में मिलेगी अच्छी खबर। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। हफ्ते के पहले दिन सुस्त हुआ बाजार। सेंसेक्स निफ्टी में रही गिरावट। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में हावी रही बिकवाली। 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता बनी टीम इंडिया। फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को दी शिकस्त। देश भर में जश्न का माहौल। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी जीत की बधाई। संभल में रंग एकादशी पर निकली शोभा यात्रा। पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पीएसी की तैनाती। इधर सीओ अनुज चौधरी के बयान पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सियासी घमासान। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भिलाई आवास पर ईडी की रेड। बेटे चैतन्य बघेल के ठिकाने पर भी छापा। 14 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन जारी। ईडी एक्शन पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा करने वाले 15 कांग्रेसी विधायक सस्पेंड। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। वानुआतू में रद्द हुई भगोड़े ललित मोदी की नागरिकता। न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायुक्त नीता भूषण ने निभाई अहम भूमिका। वानुआतू के पीएम ने पासपोर्ट रद्द करने का दिया आदेश। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के साथ, जिसमें एक बार फिर से टीम इंडिया ने साबित कर दिया कि वो ही चैंपियन है। जी हां, 12 साल बाद टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। देश भर में जश्न का माहौल है। इतना बड़ा पल टीम इंडिया ने देश को दिया है और हम देख रहे हैं कल से ही जश्न देश भर में मनाया जा रहा है और ये होना लाजमी भी है, क्योंकि 12 साल बाद आखिरकार भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। ये तीसरी बार है जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने भारत को 252 रन का टारगेट दिया था। प्लेयर ऑफ द मैच हिटमैन रोहित शर्मा ने शानदार 76 रन की पारी खेली। रोहित शर्मा की कप्तानी में यह भारत की लगातार दूसरी आईसीसी ट्रॉफी है। तो ये इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद से ही हम देख रहे हैं देश भर में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, हर कोई टीम इंडिया को बधाई दे रहा है। आपको बताते हैं कि जैसे ही ये खबर आई, ये मैच दिलचस्प सभी ने देखा कि भारत ने जीत हासिल कर ली है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, ट्वीट किया उन्होंने बाकायदा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने टीम इंडिया को बधाई दी है। पीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी घर लाने के लिए हमारी क्रिकेट टीम पर गर्व है। पूरे टूर्नामेंट में टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। प्रधानमंत्री ने यह भी बधाई दी, शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी टीम को बधाई दी और पोस्ट किया कि इस जीत ने इतिहास रच दिया। तो हर कोई टीम इंडिया को बधाई दे रहा है, आम हो या फिर खास नेता हो या फिर अभिनेता।
कॉरपोरेट दिग्गज हो वो भी बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर नीता अंबानी ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। टीम इंडिया की जीत पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है। नीले कपड़ों में लड़कों को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को तीसरी बार उठाने और एक बार फिर से देश को विश्व मंच पर चमकाने के लिए हार्दिक बधाई। उन्होंने ये भी कहा कि ये जीत एक अरब सपनों की पूर्ति है और राष्ट्र का गर्व है। भारत चमक रहा है और दुनिया देख रही है। तो जाहिर तौर पर रविवार को खेले गए रोमांचक फाइनल में टीम इंडिया की जीत ने देशवासियों को खुशी से झूमने का मौका दिया। भारत की शानदार जीत पर देश भर में जश्न का माहौल है। खुशी में लोगों ने होली मनाई, तिरंगे के साथ भारत माता की जय के नारे भी लगाए। आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ टीम इंडिया को बधाई दी गई और पूरे देश में जश्न मनाया गया। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, मुंबई, अयोध्या, नागपुर, सिलीगुड़ी, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में जमकर लोगों ने जश्न मनाया और टीम इंडिया को बधाई दी। 27 साल के बाद अपना जो भारत देश का झंडा है बुर्ज खलीफा पे दुनिया की सबसे बड़ी इमारत पे लहराने जा रहा है। और सबसे बढ़िया रोहित शर्मा ने जो पारी खेली है, कैप्टन इनिंग जो खेली है, बहुत ही लाजवाब खेला है। आई लव माय इंडिया। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। 2013 के बाद अभी 2025 में रोहित शर्मा की कैप्टनसी में हम जीते, बहुत खुश है। इंडिया हमारी भारत की टीम आज न्यूजीलैंड को हरा के ट्रॉफी जीत लिया है, तो हम सब सारे टीम मेंबर्स को शुभकामनाएं देते हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी की जीत से क्रिकेट में इंडिया की बादशाहत की वापसी हुई है। क्या इससे वनडे क्रिकेट की लोकप्रियता भी लौटेगी? जानने के लिए जरूर देखिए हमारा खास कार्यक्रम हम है चैंपियन, शाम 5:57 पर। तो बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत आज से हो गई है, लेकिन आज का दिन काफी हंगामेदार रहा। क्या रही इसके पीछे वजह, आपको बताते हैं कि आज बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन था और इस दौरान विपक्ष ने हिंदी थोपने, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया। हंगामे के बीच चालू सरकार ने चालू कारोबारी साल में 51,462 करोड़ अतिरिक्त खर्च की मंजूरी संसद से मांगी। तो इस खबर पर पूरी डिटेल्स लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि हमने देखा था कि जब बजट सत्र की पिछले बार शुरुआत हुई थी, जो पहला चरण था उसमें भी ज्यादातर जो समय बीता वो हंगामे में ही बीता और आज जब बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुई तो उसमें भी विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार जो है वो हिंदी भाषा को थोप रही है और साथ ही साथ वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ का मुद्दा भी विपक्ष की तरफ से उठाया गया। हालांकि विपक्ष अपना हंगामा करता रहा। इस बीच सरकार ने चालू कारोबारी साल में 51,462 करोड़ अतिरिक्त खर्च करने की मंजूरी संसद से मांगी। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी बताएं, आज बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत का पहला दिन और हमने देखा कि इसमें भी हंगामा होता हुआ दिखाई दिया। क्या मुद्दा उठाया गया विपक्ष की तरफ से? देखिए, दरअसल आज संसद में बजट सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हुई और ये शुरुआत काफी ज्यादा हंगामेदार रही। और शुरू में लोकसभा में मुद्दा उठा, जो डीएमके ने मुद्दा उठाया कि वहां पे उन राज्यों के लिए शिक्षा का जो फंड है, पीएम श्री स्कीम, उस फंड की कटौती की गई। तो दूसरी तरफ यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु जो है वो वहाँ के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और इस स्कीम की शर्तों को पूरा नहीं किया, इस वजह से फंड में कटौती की गई। तो मामला इस हद तक बढ़ गया कि सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। और इसी तरीके से वोटर लिस्ट में बदलाव को लेकर के जो आरोप उठा, उस पर आसाम में काफी ज्यादा हंगामा हुआ। लेकिन ये हंगामा दोपहर तक चला। दोपहर के बाद ये हंगामा काफी हद तक शांत होता दिखा और उसके बाद सरकार ने इसी हंगामे के बीच एक जो मुद्दा, एक सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट पेश किया जो 51,462 करोड़ रुपए का था। और इसके तहत चालू कारोबारी साल के बचे हुए महीने में जो अतिरिक्त खर्च की जरूरत है, वो अतिरिक्त खर्च की मंजूरी मांगी जाएगी। इस पर चर्चा होगी, इसको मंजूरी अलग से दी जाएगी। लेकिन आज सरकार ने इसे पेश किया। इस बीच राज्यसभा में रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 भी पारित कराने के लिए लाया गया। इसको लोकसभा से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये सत्र जो 4 अप्रैल तक चलेगा, बीच बीच में हंगामे होते रहेंगे, लेकिन सरकार की कोशिश होगी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट को पारित कराना और साथ ही साथ फाइनेंस बिल, जिसको बजट कहते हैं, उसको पारित कराना। ये सरकार की पहली प्राथमिकता है।
जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। आपको बता दें इस बीच संसद में हिंदी के मसले पर गर्मा गर्मी देखने को मिली। डीएमके सांसद कनिमोझी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच में बहस भी हो गई। हालांकि बाद में धर्मेंद्र प्रधान ने कनिमोझी से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि डीएमके ने अपने एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर अपनी सहमति दी थी और बाद में डीएमके ने यू टर्न ले लिया। Rightly, Kanimoji took lead and invite the Education Minister of Tamil Nadu with a good spirit. Let something should come out. And I was also open on that discussion. At one point of time, they have agreed and we have agreed certain things. Don't shout, please. You have courage. You should have courage to listen the truth. They went back. My information, they mentioned all these things to Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. He also given consent to go ahead. Later on, some internal issue came up. They only told me, informally they only told me, and that went back. This is unfortunate. चलिए अब आपको बताते हैं शेयर बाजार का पूरा अपडेट। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार काफी सुस्त दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी की गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 92 पॉइंट गिरा, वहीं सेंसेक्स 217 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली हावी दिखाई दी। डिटेल्स लेते हैं अब कंचन नौटियाल से। तो कंचन बताएं आज बाजार के लिए सुस्त भरा दिन, किन सेक्टर में हलचल दिखाई दी और कौन से स्टॉक पस्त होते हुए दिखाई दिए? तो डेफिनेटली हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार के अंदर हमें एक पेन आता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी के अगर सबसे पहले बढ़ने वाले शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो पावर ग्रिड में 3%, एचयूएल करीब 2%, इन्फोसिस 1% और नेस्ले इंडिया में हमें 1% की बढ़त देखने को मिली। यानी कि एफएमसीजी पैक ने आज थोड़ा सा बाजार को सपोर्ट दिया है। लूजिंग स्ट्रिक में देखिए ओएनजीसी 4%, ट्रेंड 4%, इंडसइंड बैंक में 4% और बजाज ऑटो भी 3% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। अगर मिड कैप की बात करी जाए तो सोलर इंडस्ट्री में 4%, पीबी फिनटेक 2%, आईडीबीआई बैंक में भी 2% और पीआई इंडस्ट्री भी करीब 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में बीएसई खबरों में बना हुआ था, उसके बाद इसमें 4.5% की यानी कि एक्शन इसमें भरपूर देखने को मिला है, लेकिन नेगेटिव साइड में कल्याण ज्वेलर 6% की गिरावट, सीजी पार 5.5% और डिक्सन टेक में भी करीब 6% की गिरावट आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट आज का नेगेटिव रहा है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। बाजार कहीं भी जाए आपकी डिविडेंड इनकम कम नहीं होगी, ये कहना है दीपम सचिव अरुनीश चावला का। सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से एक्सक्लूसिव बातचीत में अरुनीश चावला ने कहा कि गिरते बाजार में भी सरकारी कंपनियों में 10% ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने अभी कुछ हफ्ते और बचे हुए हैं और फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ऐसे में जब बाजार में इस तरह की गिरावट है तो शेयर वैल्यू के टर्म में थोड़ा सा निवेशकों को निराशा हाथ लग रही है। तो डिविडेंड के मोर्चे पर आपको लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर डिविडेंड अगले कारोबारी साल में मिलेगा? बिल्कुल। और जो फिगर आप मेंशन कर रहे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट की डिविडेंड रेवेन्यू है। जो टोटल डिविडेंड पब्लिक एंटरप्राइजेज ने बांटा है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो पिछले साल 1.05 करोड़ था, पिछले से पिछले साल, उससे पिछले साल 1.2 करोड़ था और इस साल अपेक्षा है कि जब मार्च खत्म होगा तो यह 1.3 से 1.4 करोड़ के बीच होगा। पिछले साल से ज्यादा होगा, लगभग 10% ज्यादा होगा। और यह तब है जब शेयर मार्केट में करेक्शन हो रही है। तो मेरा सुझाव आम नागरिकों से और शेयर होल्डर से, माइनॉरिटी शेयर होल्डर से या ऐसे सीनियर सिटीजन्स या आम नागरिक जो अपनी सेविंग्स को म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से और म्यूचुअल फंड मैनेजर से, मेरा यह सुझाव होगा कि अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा अवश्य पब्लिक एंटरप्राइज में डालें, क्योंकि वहां पे आपको सस्टेनेबल डिविडेंड रेवेन्यू मिलेगी गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत, और मार्केट कितना भी डाउन जाए वो डिविडेंड इनकम आपकी कम नहीं हो। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बजट की। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने आज अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री अजीत पवार ने महाराष्ट्र में 40 लाख करोड़ रुपए के रोड मैप का पूरा ब्यौरा आज सामने रखा। क्या कुछ बड़ी इसकी हाइलाइट्स हैं हम आपको बता देते हैं।
वित्त मंत्री अजीत पवार ने कहा कि सरकार 40 लाख करोड़ के निवेश लक्ष्य के लिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रही है। सरकार ने दावोस में 56 कंपनियों के साथ निवेश करार किए, जिससे करीब 16 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुंबई को ग्लोबल ग्रोथ हब बनाया जाएगा। इसके अलावा वाधवन में मुंबई का तीसरा एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। ये ऐलान आज महाराष्ट्र के बजट में देखने को मिले। साथ ही ये भी बताया गया कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अप्रैल से जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो भी उड़ना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार छत्रपति संभाजी महाराज और डॉक्टर अंबेडकर के मेमोरियल बनवाएगी। आगरा में शिवाजी महाराज का मेमोरियल बनवाया जाएगा। महाराष्ट्र में सीएनजी एलएनजी गाड़ियों पर मोटर वाहन टैक्स 1% बढ़ाया गया है और 30 लाख से महंगी ईवी पर 6% टैक्स लगाया जाएगा। तो ये बड़े ऐलान महाराष्ट्र के बजट में देखने को मिले। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संबल की, जहां पर रंग एकादशी के मौके पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आज कड़ी सुरक्षा के बीच में शोभा यात्रा निकाली गई। आज रंग एकादशी पर निकली शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से चौकस दिखाई दिया। सीओ अनुज कुमार चौधरी ने इसको लीड किया और बाकायदा पुलिस ने यहां पर फ्लैग मार्च भी निकाला। असामाजिक तत्वों को साफ संदेश दिया गया कि अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। करीब 2 किलोमीटर तक की शोभा यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस रूट पर पीएसी की कंपनियों को तैनात किया गया। सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए और साथ ही साथ सीओ अनुज चौधरी पर भी फूल बरसाए गए। तो होली को लेकर संबल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। संबल के सांसद जियाउर रहमान ने कहा कि अधिकारियों का काम लोगों को डराना नहीं होता। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी पर एक्शन होना चाहिए। अपना प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, एक छोटी सोच है जिस प्रकार के साथ में लोगों का एक हमारे मुस्लिम समाज को चेतावनी दी गई है। मैं अफसोस करता हूं कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं, बल्कि उनका वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की सेवा करें और लोगों में भाईचारा कायम होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और अगर कोई त्यौहार आपस में है तो सुकून के साथ में होने चाहिए। संबल के सीओ अनुज चौधरी के होली पर बयान पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी हमला बोला। उन्होंने अनुज चौधरी के बहाने योगी आदित्यनाथ को भी घेरा। कोई मुसलमान उलेमा या मौलाना वो ये नहीं कह रहा है कि हम हिंदुओं का त्यौहार नहीं होने देंगे। वो ये नहीं कह रहा है कि भाई हम इनको रंग नहीं खेलने देंगे। फिर ज़बरदस्ती सूरमा बन के लोगों को भड़का के ये क्या हासिल करना चाहता है? तो इसलिए ये जो इसको नया हीरो बना रहे हैं योगी जी और उनकी पार्टी के लोग, इनको याद रखना चाहिए कि ठीक है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हम लोगों से आप रखिए, लेकिन जिन पुलिस अधिकारियों के पीछे आप खड़े हो रहे हैं, सरकार बदलेगी, 4 थप्पड़ आप ही लोगों को मारेंगे लोग। लेकिन इसी का भरोसा तो भाजपा संबल में आखिर इस बार होली को लेकर इतनी गर्मा गर्मी क्यों है? त्योहारों पर टेंशन क्यों? आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर संबल बुरा न मानो होली है, जरूर देखिए। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।